आप सबका मेरे YouTube चैनल किरण एजुकेशन बाय अलका किरण में स्वागत है। आज मैं नियंत्रण और समन्वय के अंतर्गत जंतुओं में हार्मोन अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हार्मोन का परिभाषा क्या है। हार्मोन तो हार्मोन वैसे रासायनिक यौगिक हैं जो अल्प मात्रा में अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और रक्त परिवहन द्वारा लक्ष्य अंगों तक पहुंचकर शरीर क्रियात्मक कार्यों का नियंत्रण और समन्वय करते हैं। पहले हम लोग ये जान लें कि पौधों में नियंत्रण और समन्वय केवल और केवल रासायनिक नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है, जबकि जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण तंत्रिका तंत्र और हार्मोन दोनों के द्वारा होता है। तंत्रिकीय नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा और रासायनिक नियंत्रण हार्मोन के द्वारा। जंतुओं में ये दोनों तरह के नियंत्रण होते हैं। तो हम लोग तंत्रिकीय नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में रासायनिक नियंत्रण हार्मोन के द्वारा कैसे होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो हार्मोन वैसे रासायनिक यौगिक हैं जिनका शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है और जो रक्त परिवहन द्वारा लक्ष्य अंगों तक पहुंचकर शरीर क्रियात्मक कार्यों का नियंत्रण और समन्वय करते हैं। ये हुआ आपका हार्मोन का परिभाषा। अब हार्मोन में एक शब्द आया है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अब ये क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं? तो शरीर में स्थित वैसी ग्रंथियाँ जिनसे हार्मोन का स्राव होता है उसे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती हैं, यानी इनका स्राव सीधे रक्त परिवहन में डाल दिया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कैसी होती हैं? नलिका विहीन होती हैं। नलिका विहीन होती हैं अर्थात इन ग्रंथियों का स्राव सीधे रक्त परिवहन में डाल दिया जाता है। इनके परिवहन के लिए कोई विशेष नलिकाएं नहीं होती हैं। हाँ, ये होता है कि तंत्रिकीय नियंत्रण जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है ये क्रिया तेजी से होती है, जबकि हार्मोन के द्वारा नियंत्रण और समन्वय की क्रिया धीरे धीरे होती है। तो अब हम देखें मनुष्य में कितने तरह के अंतःस्रावी ग्रंथि हैं और वे क्या क्या कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम चित्र में देख लें, उसके बाद एक एक करके सबका वर्णन करते हैं। तो मस्तिष्क के ऊपर जस्ट सामने पीयूष ग्रंथि होती है तो बीच में, लेकिन इसका पोजीशन आगे से ऐसे है। थायराइड ग्रंथि जो गले के पास होती है और उसके जस्ट नीचे पाराथायराइड ग्रंथि। अग्नाशय पाचक ग्रंथियों से संबंधित है अग्नाशय ग्रंथि और किडनी के जस्ट ऊपर एडिनल ग्रंथि। इसके अलावे ये सारे ग्रंथियां मेल और फीमेल दोनों में होती हैं, लेकिन जनन ग्रंथियां अलग अलग, मेल में अलग और फीमेल में अलग होती हैं। मेल में होता है वृषण और फीमेल में होता है अंडाशय। तो बारी बारी से हम इन सभी ग्रंथियों के बारे में जानें कि इनके क्या कार्य हैं और इनसे क्या बीमारियां होती हैं कम या अधिकता के कारण। हार्मोन की ज़रूरत शरीर में अल्प मात्रा में होती है, लेकिन इसकी कमी या अधिकता भी शरीर को हानि पहुंचाती है। तो बारी बारी से देखें। सबसे पहला पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मास्टर ग्रंथि? क्योंकि पीयूष ग्रंथि अपने साथ साथ अन्य हार्मोन के
क्रिया का नियंत्रण भी करती है, उनके श्रवण और क्रिया का नियंत्रण करती है। इसी कारण पीयूष या इसी का एक और नाम है पिट्यूटरी। पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। बोर्ड मॉडल आपके हिसाब से मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों के कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय करता। अब हम देखें कि पीयूष ग्रंथि जो सबसे मुख्य ग्रंथि है और सिर में स्थित होता है, मस्तिष्क में स्थित होता है, इसके कार्य क्या हैं? हालांकि पीयूष ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं, लेकिन इस क्लास में केवल एक ही हार्मोन पढ़ना है और वो है वृद्धि हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से स्रावित सभी हार्मोनों में वृद्धि हार्मोन के बारे में जानकारी लेनी है। जैसा कि नाम वैसा इसका काम। वृद्धि हार्मोन शरीर के वृद्धि और विकास को नियंत्रित करती है, यानी इस हार्मोन का संतुलन शरीर को सही वृद्धि की दिशा में ले जाता है, लेकिन इसकी कमी या अधिकता दोनों ही शरीर को प्रभावित करते हैं। वृद्धि हार्मोन की कमी से क्या होता है? बौनापन, सर्कस में जो देखते हैं बौनापन नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपनी सामान्य लंबाई या औसत लंबाई से छोटा रह जाता है, जबकि अधिकता से कभी कभी इस हार्मोन की अधिकता भी होती है, तो इसकी अधिकता से जायगटिज्म या बृहत्तता नामक रोग हो जाता है। तो ये हुआ पीयूष ग्रंथि का एकमात्र जो पढ़ने वाला इस चैप्टर में, इस क्लास में है वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है। वृद्धि और विकास को कमी से भी रोग होता है, बौनापन नामक, अधिकता से बृहत्तता नामक। अब हम चलें दूसरे हार्मोन के बारे में। दूसरा हार्मोन का नाम है थायराइड या अपटू ग्रंथि भी बुक में दिया हुआ है। थायराइड ग्रंथि यहाँ इसकी स्थिति है। थायराइड ग्रंथि श्वास नलिका के दोनों ओर स्थित होती है और इस्थमस नामक एक पतली पट्टी से जुड़ी हुई होती है। थायराइड से स्रावित हार्मोन का नाम है नाम जैसा काम। थायराइड ग्रंथि स्रावित हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। याद करना आसान है, बोर्ड मॉडल भी है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम थायरॉक्सिन है और थायरॉक्सिन के स्रवण के लिए अल्प मात्रा में ज़रूरत होती है आयोडीन के लिए, यानी बिना आयोडीन के थायरॉक्सिन का स्रवण नहीं होगा। या यूँ कह सकते हैं थायरॉक्सिन बनने के लिए आयोडीन की मात्रा का ज़रूरत होता है। इसी कारण जब कभी शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो गले के पास सूजन हो जाती है, यानी थायरॉक्सिन बनने के लिए थायराइड अपना आकार बढ़ा देता है। उसमें स्रवण कम होती है तो थायराइड ग्लैंड अपना आकार ही बढ़ा देता है। इस रोग को कहते हैं घेघा रोग। क्या कौन सा रोग कहते हैं इसको? घेघा, या एक और नाम है ग्वाइटर रोग। घेघा रोग या ग्वाइटर रोग, जिसमें क्या होता है गले के पास सूजन आ जाती है। तो ये हुआ। अब आयोडीन की अल्प मात्रा ही चाहिए शरीर में, लेकिन प्रतिदिन चाहिए। तो क्या है ऐसा जिसमें हम आयोडीन की अल्प मात्रा मिलाएं और प्रतिदिन उसका सेवन हो? तो ये विकल्प आया कि नमक ही ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग प्रतिदिन प्रति व्यक्ति करता है, इसलिए नमक में ही आयोडीन की अल्प मात्रा मिला दी गई ताकि शरीर में उसकी कमी ना होने पाए। इसलिए हम लोग जब भी सेवन करते हैं तो लेवल पर लिखा होता है आयोडीन युक्त नमक, यानी उसमें आयोडीन की मात्रा किसके लिए? थायरॉक्सिन के बनने के लिए। अब इसकी कमी से घेघा रोग। अब हम आए नंबर 3, पाराथायराइड ग्रंथि। थायराइड के साथ लग गया पारा तो बन गया पाराथायराइड ग्रंथि। तो जिस तरह से थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, उसी तरह से पाराथायराइड से पाराथायरॉक्सिन, याद करना आसान, थायराइड से थायरॉक्सिन, पाराथायराइड से
पाराथायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियमन करता है। हाँ, इसका पोजीशन थायराइड के जस्ट नीचे मटर की आकृति के बराबर पाराथायराइड नामक ग्रंथि होती है जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियमन करती है। तो ये हो गया 3 पीयूष, थायराइड, पाराथायराइड। अब हम नंबर 4 एडीनल ग्रंथि पे आए जिसका पोजीशन किडनी के जस्ट ऊपर पीले रंग की रचना के रूप में होती है। ये 2 किडनी दोनों के ऊपर पीले रंग की रचना, इसका कहा जाता है एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि को हम आपातकालीन ग्रंथि भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रंथि से पहले इसके बारे में जानिए। एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम है एड्रीनलिन। जैसा नाम वैसा काम। एड्रीनल ग्रंथि, स्रावित हार्मोन एड्रीनलिन, और इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है क्योंकि इसका सिक्रीशन या स्राव उस समय होता है जब शरीर को अधिक डर, गुस्सा, भय या उत्तेजना की स्थिति का सामना करना पड़ता है। सपोज कीजिए कि कोई आदमी रास्ते में जा रहा है और उसके सामने एक बाघ या शेर आ गया, जंगल से गुजर रहा है तो उसके सामने बाघ या शेर आ गई। उस स्थिति में उसकी श्वसन दर बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है क्योंकि रक्त का प्रवाह कोशिकाओं की तरफ हो जाती है और उसके शरीर को उस विषम परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। यानी वो सोचता है या तो हम भागें या उससे लड़ें। इन स्थितियों में एक सामान्य व्यक्ति में भी बहुत अधिक बल उत्पन्न हो जाता है और वह उन स्थितियों के सामना करने में सक्षम होता है। इसी कारण एड्रीनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। एकदम बोर्ड मॉडल आपातकालीन ग्रंथि। और स्रावित हार्मोन का नाम क्या है? तो एड्रीनल ग्रंथि। और ये डर, भय, गुस्सा या उत्तेजना की स्थिति में स्रावित होता है। ये हुआ नंबर, कौन सा हुआ? नंबर एड्रीनल का 4 नंबर हुआ। अब आ जाएं 5वें नंबर पर अग्नाशय की लंगरहैंस दीपिकाएं। यहाँ देखें, पहला पीयूष ग्रंथि, दूसरा थायराइड, तीसरा पाराथायराइड, चौथा ये अग्नाशय एड्रीनल, और 5वां हो गया अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाएं। सबसे पहले ये जाने कि अग्नाशय एक पाचक ग्रंथि का कार्य करता है, लेकिन इसके साथ साथ यानी इससे पाचक रस निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं, लेकिन अग्नाशय की कुछ विशेष कोशिकाएं कुछ विशेष प्रकार के स्राव का सिक्रीशन स्राव करती है। इसी को कहते हैं लंगरहैंस की दीपिकाएं। और इसका मतलब ये हुआ कि अग्नाशय वही स्राव के साथ साथ अंतःस्राव का भी कार्य करता है, इसलिए अग्नाशय को अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है। इससे निकलने वाले हार्मोन का क्या नाम है? बहुत इम्पॉर्टेंट, इससे निकलने वाला हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन करता क्या है? तो यह शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। यानी ग्लूकोज के टूटने से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, आप लोग पहले ही चैप्टर में जान चुके हैं। तो ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण और समन्वय करता है, यानी ग्लूकोज के टूटने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और ये तोड़ने के लिए इंसुलिन। लेकिन इंसुलिन की कमी या अधिकता से रोग होती है। जैसे ही इंसुलिन की कमी हो जाती है, शरीर में एक रोग हो जाता है जिसको कहते हैं डायबिटीज या हिंदी में
डायबिटीज, मधुमेह, डायबिटीज या मधुमेह। मधु का मतलब चीनी हो गया। तो ये चूँकि इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है, इसीलिए उसकी कमी से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाती है। इस स्थिति में डॉक्टर रोगी को चीनी खाने की सलाह नहीं देता है, कम खाने की सलाह देता है, और उसके साथ साथ व्यक्ति को इंसुलिन की सुई भी लगवानी पड़ती है, ऊपर से इंसुलिन लेना पड़ता है। कहने का मतलब ताकि उसके शरीर में ग्लूकोज का सही तरीके से टूट कर ग्लूकोज का शरीर में ऊर्जा प्राप्त हो सके। तो इस तरह से अग्नाशय की लैंगर हैं दीपिकाओं से स्रावित हार्मोन इंसुलिन इम्पॉर्टेंट, और इसकी कमी से होने वाला रोग डायबिटीज़ या मधुमेह है, जिसमें रोगी को चीनी कम खाने की सलाह और इंसुलिन की सुई लगवाने की सलाह दी जाती है। अब अंतिम है जनन ग्रंथियाँ। नंबर 6, जनन ग्रंथियाँ। चूँकि जितने भी हार्मोन हम लोग पढ़े सारे के सारे मेल और फीमेल यानी स्त्री और पुरुष में एक समान होते हैं। यही वह ग्रंथि है जनन ग्रंथि, जो स्त्री में अलग और पुरुष में अलग। तो हम लोग बारी बारी से देखें। पुरुष के लिए वृषण है, स्त्री के लिए अलग से फिगर बना दिए हैं, छोटा सा अंडाशय है। तो हम देखते हैं बारी बारी से। नंबर 1, ये वृषण पुरुषों में कौन सा जनन ग्रंथि है? तो इस जनन ग्रंथि का नाम है वृषण। वृषण एक प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है, लेकिन साथ ही साथ एक अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है। अब हम देखें वृषण से स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं। स्रावित हार्मोन बहुत इम्पोर्टेंट, इसको मेल हार्मोन भी हम लोग कह सकते हैं। स्रावित हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन। याद करना आसान है, टेस्टे बन गया टेस्टोस्टेरॉन। ये हुआ स्रावित वृषण से स्रावित हार्मोन, या इसको हम कह सकते हैं मेल हार्मोन या पुरुष हार्मोन। इसको पुरुष हार्मोन एग्जाम में आ सकता है, इसको पुरुष हार्मोन भी कह सकते हैं। इस हार्मोन के कारण यौवनारंभ के समय पुरुषों में होने वाले परिवर्तन होते हैं, यानी परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरॉन। जैसे पुरुषों में क्या परिवर्तन होते हैं? 10 से यौवनारंभ मीन्स 10 से 12 वर्ष की अवस्था। क्या परिवर्तन होते हैं? जैसे दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज़ का भारी होना आदि। तो इस तरह से पुरुषों में वृषण नामक अंग अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करता है, और वह टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावित करता है, जिसे हम पुरुष हार्मोन या मेल हार्मोन भी कह सकते हैं। और यह यौवनारंभ यानी 10 से 12 वर्ष की अवस्था में यह के समय होने वाले परिवर्तन को नियंत्रित करता है। अब हम देखें स्त्रियों में कौन से अंग हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करते हैं। तो अंडाशय, अंडाशय यह स्त्रियों में प्रमुख जनन अंग है, लेकिन यहाँ भी जनन अंग के साथ साथ अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। इससे स्रावित हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन, इसको भी याद करना आसान है, स्त्रियों में है इसलिए एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन हार्मोन, इसको भी हम मादा हार्मोन या फीमेल हार्मोन की संज्ञा दे सकते हैं। और ये हार्मोन भी यौवनारंभ के समय यानी 10 से 12 वर्ष की उम्र के समय होने वाले परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार है। यानी जो भी गुण 10 से 12 वर्ष की अवस्था में
डेवलप होते हैं उसका जिम्मेवार एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। जनरली 10 वर्ष की अवस्था तक लड़के या लड़कियों में डिफ़र कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हार्मोन के कारण तो दूर से ही पहचान हो जाती है कि वो लड़का है या लड़की है। तो इसके लिए उत्तरदायी हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल हार्मोन के नाम से जाना जाता है, एस्ट्रोजन, जो मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और। ओके, और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब